वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग विशेष रूप से नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी महत्वपूर्ण कमेंट है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न आपको पीटी प्लस मेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड करिएगा जो आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा आप लोगों को बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। आप एक कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया गया होगा, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं, उसका की नोट्स बना रहे हैं दैनिक जागरण का, वो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि वहाँ पर चेक किया जा सके। साथ ही साथ अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट देना चाहते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस प्लस जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, तो युक्ति आईएएस से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। वन प्लेटफॉर्म पर टोटल सोल्यूशन यहाँ लेकर आया गया है, जहाँ पर आप एक ही प्लेटफॉर्म पर रहकर सभी टेस्ट सीरीज इजीली लगा सकते हैं और बहुत लो प्राइस पर रखा गया है। साथ ही साथ टारगेटेड बैच चलता है, तो टारगेटेड बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 5 PM और 9 PM क्लासेस होती है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही देखिएगा आप लोग कुछ चीज़ें आज सीखने को मिलेगा कि कैसे आप लोग को दैनिक जागरण पहले जो कराया गया लास्ट 2 से 3 मंथ में कराया गया है उसके टॉपिक कैसे रिवाइज बार बार हो रहे हैं, तो आपका समय कैसे बचेगा। अब ये चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी कैसे आपको समय बचा रहा है दैनिक जागरण, अब आपको इसका एहसास होगा। देखिएगा, कल भी मैंने हेट स्पीच के बारे में चर्चा किया था, आज भी मैं हेट स्पीच के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिसका आपको क्लासेज पहले ही 16 नवंबर, 22 अक्टूबर और 24 अगस्त को 3 डायग्राम से लिया गया। एक दिन लिया गया होगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के संदर्भ में किस रूप से यह अलग रखता है। साथ ही साथ आपको लिया गया दूसरे धर्म से संबंधित जो हेट स्पीच होता है उस पर चर्चा किया गया। तीसरा लिया गया था जो राजनीतिक लोगों के साथ साथ जो संसद में और उसके साथ जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच जो संबंध है, स्वतंत्रता है, उससे संबंधित टॉपिक को कवर किया गया था। 3 डायग्राम होता है हेट स्पीच के संदर्भ में, तो तीनों डायग्राम आपको यूज किया जा चुका है, तो उस पर क्लासेज हो चुकी है, उस पर डिस्कशन हो चुका है। तो आपका समय बचेगा। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो केवल की नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फास्ट ट्रिक पर। और साथ ही साथ इसके है ना जो आज मैं डिस्कस करूँगा उसको चीज़ों को ना पॉइंट आउट कर लीजिएगा। जैसे आपको देखने को मिलेगा, शोभा नहीं देता सेना के जवानों के लिए पिटाई, जैसे शब्द जयशंकर जी ने संसद के पटल पर बोला है। तो उनके द्वारा देखिए क्यों ऐसा बोली गई, ऐसी बातें बोली गई, और क्या किसी नेताओं राजनीतिक लोगों को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्या यह शब्द हेट स्पीच के श्रेणी में रखा जा सकता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। देखिए हुआ क्या है कि जो तवांग का घटना हुआ या उससे पहले घटना हो चुकी है 2020-21 में जो झड़पें हुई थी चीन की सेना का, तो राजनीतिक लोगों का है ना अमर्यादित शब्दों का प्रयोग लगातार देखने को मिलता है, वो सेना के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हो। तो राजनीतिक लोगों का जो बयान है, ऐसा नहीं कि केवल अभी ही हो रहा है, केवल 2022 तो 14 और 22 के क्रम में ही रहा होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यह पहले भी हुआ करता था, पहले जब विपक्ष में लोग रहते थे वो भी करते थे। पर क्या अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सका है कि सीमा इसकी क्या होनी चाहिए? क्या हम इन मुद्दों पर कुछ मर्यादित सीमाओं का प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ अवश्य मैंने आप लोगों को बताया था हेट स्पीच के संदर्भ में बताया था ना कि सीमा किस रूप से निर्धारित की जा सकती है। तो उस सीमा का वर्गीकरण आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कैसे हम मौलिक अधिकार से अधिक मौलिक कर्तव्य के प्रति जवाबदेह बन सकते हैं। ये व्यक्ति विशेष उसकी बौद्धिकता प्लस उसके राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में देखा जा सकता है। आप
विश्व के कोई कोई विश्व के जितने भी बड़े नेता, प्रथम पंक्ति के नेता हैं, अगर उनके भाषणों को देखिएगा तो क्या नजर आएगा, उसमें शालीनता नजर आएगी, शालीनता नजर आएगी, स्वभाव स्वभाव में थोड़ा सा नर्मता नजर आएगी। तो इस प्रकार के व्यवहार को डेवलप करना अति आवश्यक है। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको डिफाइन ही किया जाए, उसको स्पष्ट ही किया जाए। और देखिए, इस प्रकार की घटनाओं को व्यक्तिगत तौर पर भी ये चीज समझी जा सकती है कि जब सेना हमारी रक्षा कर रही है सरहदों पर, और अभी हम लोग ठंड में घर में बैठे हुए, रजाई के अंदर बैठे हुए हैं, एसी रूम में बैठे हुए हैं, और यहाँ से एसी रूम में बैठ के हम भाषण प्रतिक्रिया बेहतर तरीके से दे सकते हैं। पर उस स्थिति को समझिए जहाँ पर वो सीमा पर है, तो क्या सेना के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी उचित लग सकता है? आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें न्यूट्रल चीज़ों को कवर करना है। देखिए, और जयशंकर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप राजनीतिक विद्रोह कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा शब्द का देखिएगा, राजनीतिक मतभेद और आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हुई भी है ऐसी घटना तो आप मनोबल को बढ़ाइए, ना कि मनोबल को तोड़िए। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर इसे समझिएगा। 1962 का युद्ध हो रहा था ना, उसमें सरकार किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी ना। उसमें 62 के युग में जनसंघ, जो सबसे विरोधी पार्टी, इनको बैन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ। तो 62 में जो क्षति हुई थी तो जाके जनसंघ के द्वारा सहयोग किया गया था, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सेना की और जनसंघ की तारीफ भी की गई थी, तारीफ भी की गई थी कि नहीं, ये कार्य राजनीतिक मंशाओं से ऊपर उठकर किया गया, देश हित में किया गया है। तो ये चीज़ें हम लोग को पूर्व के इतिहासों से सीखना चाहिए कि कोई व्यक्ति विशेष अगर हेल्प कर रहा है, चीज़ों को हमें सहायता दे रहा है, तो उसके प्रति है ना, हमें सहयोगात्मक चीज़ों को कवर करना। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति है भी, मान ली तवांग में ऐसी घटना घट भी गई है, तो कुछ शब्दों का है ना, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि आपसे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, जो वर्ग विशेष पर अपनी विशेष छाप रखता है, उसे क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से संतुलित, संयमित और संदर्भित चीज़ों को आगे प्रोड्यूस करना है। नहीं तो इससे क्या होगा, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, ट्विटर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर ज्ञान से अधिक ज्ञानी बैठे हुए लोग हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से आपको इसको फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करेंगे अलग अलग तरीके से। तो होता क्या है कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, साथ ही साथ सेनाओं में मनोबल की कमी हो जाएगी। अब सेना, देखिए जो भी घटना होगी, जहाँ तक वीडियो मैंने उस दिन भी आप लोगों को पोस्ट किया था ग्रुप में, चीनी सेनाओं को लाठी से मार मार के उनकी बैरक से बाहर, जो दीवार थे उससे बाहर अपनी सीमाओं में भेज दिया था। तो सोच के देखिए, जो सेनाएं लगी हुई है सरहदों पर, वो कैसे सोचेगी कि हमारा जो सिस्टम है किस प्रकार से सोचता है, समझता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे भी प्रश्न पूछा जाए तो किसी भी मुद्दे पर सेना के प्रति है ना, आप पॉजिटिव वे में बातें करेंगे, कभी भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव कुछ है भी तो उसमें सुधार की बात करेंगे, हाँ ऐसा इसमें सुधार किया जा सकता है, पर पॉजिटिव बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष में है ना, कभी भी इंटरव्यू में आप बैठिएगा या कहीं भी बैठिएगा, उनका 10 व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं एक साथ, तो उसमें से 8 से 9 व्यक्ति है ना, सेना के प्रति है ना उनका झुकाव होगा, और एक व्यक्ति हो सकता है, एक या दो व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सेना के प्रति उसका झुकाव हो, या अन्य अन्य चीज़ों को वो बोलता है। तो जहाँ पर मेजोरिटी है तो वहाँ पर क्या करना है, उसी के संदर्भ में आपको बातें करनी है और चीज़ों को समझना समझाना। चलिए, यहाँ पर चीज़ें समझ गए होंगे आप। इसी तरह देखिए, यहाँ पर हेट स्पीच का एक और घटना देखने को मिला है। हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी, आपके यहाँ कुत्ता भी मारा है क्या, ऐसा शब्द खड़गे जी के द्वारा बोला गया। देखिए, अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आम अनपढ़ लोग अगर करते हैं, जहाँ पर भाषा समझ में आता है कि भाषा अमर्यादित रहती है उनकी, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आप साथ ही साथ किसी पार्टी विशेष, पुरानी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।
आप इसके संदर्भ में हाँ, कुर्बानी उनको उनके द्वारा नहीं दी गई माना जा सकता है, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पता है आप लोग क्या कर रहे हैं, हेट स्पीच के उन तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इन लोगों का भ्रम को क्रिएट किया जा रहा है। लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं बौद्धिक क्षमता के आधार पर कि हमें समर्थन किनका देना है, असमर्थन किसका करना है। चीजें देखिए दोनों तरफ से ऐसे ही होता है, ये केवल ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी प्रक्रिया आती है, भाजपा और अन्य पार्टियों की तरफ से भी ऐसी प्रतिक्रिया आती है या अन्य भी क्षेत्रीय पार्टी उनकी भी प्रतिक्रिया। आज जो चलन 2014 के बाद जो बढ़ा है हेट स्पीच का, वो लगता ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, होता था हेट स्पीच की, उसकी सीमाएं अलग हुआ करती थी। तो ये आप लोग को ध्यान रखना। इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को आपको कौन कौन सा न्यूज कवर किया, 16 नवंबर, 22 नवंबर और 24 अगस्त का न्यूज आप लोग देखिएगा, दैनिक जागरण न्यूज एनएस प्ले लिस्ट में होगा, आप जाके देख लीजिएगा, चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या बात किया है, यहाँ पर दो शब्द याद रखिएगा जो देश में हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी, और क्या आपने कोई कुत्ता भी मारा है, एक संदर्भ, और दूसरा भाजपा सरकार बाहर शेर की तरह बात करती, अंदर चूहे की तरह काम करती, अर्थात चीन सीमा विवाद के संदर्भ में बातें की जा रही है। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था, याद होगा, 1962 की राजनीतिक भूल मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, वो सीमाओं का वर्गीकरण कर दिया था, भारतीय सीमाओं के संदर्भ में जो चीजें थी उसको वर्गीकरण कर दिया था। अक्साई चीन के मामले में हमें अस्पष्ट नीति को अपनाया था, साथ ही अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र था उसमें हमने अस्थायी नीतियों को अपनाया था। एलएसी के संदर्भ में कभी भी हम लोग करते हैं तो क्या कहते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, हम कभी भी है ना एलएसी के संदर्भ में चीजें, हमारे पास इंडियन तिब्बत बॉर्डर सुरक्षा बल है, तो हम क्या करते हैं, तिब्बत को अभी भी व्यक्तिगत तौर पर या आंतरिक रूप से अपना बॉर्डर मानते हैं, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, और इसी की कसक आपको चीन बार बार लेता है, क्योंकि चीन तिब्बत को हड़पा है। और जब जब मैंने कुछ शब्द भी प्रयोग किया था कुछ दिन पहले, जिस दिन तिब्बत का मसला सॉल्व होगा, चीन का भी यह जो सीमा पर जो किया जाता है दावा, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। इसलिए जो इंडिया है चीन के मामले कुछ न्यूट्रल तरीके से कवर करता है, और तिब्बत के मुद्दे को है ना बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहता है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसलिए कुछ चीजें हैं ना, हम लोग दूर की चीजों को ध्यान में रखते, देखिए कभी भी पैर के नीचे का, देखिए कोई व्यक्ति है ना, ध्यान रखिएगा आपके जीवन में काम देगा, कभी भी अपने पैर के नीचे है ना लगे हुए गड्ढे में पानी को मत खोजिएगा। हमेशा समुंदर, दूर स्थित समुंदर पर नजर रखिएगा, उसकी गहराई, उसकी पानी, उसके प्रभाव को। नहीं तो इसके चक्कर में रहिएगा ना तो होगा क्या, आपको आंतरिक लाभ मिलेगा और समस्याएं अनेक यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। पर समुंदर की ओर जाइएगा, गहराई में जितने अंदर गहराई तक जाइएगा आपको उतने ही संसाधन प्राप्त होंगे, और कहने का अर्थ है आप उतना ही उन्नत होंगे। यहाँ पर संदर्भ इसलिए दिया गया, अभी मान लीजिए चीन और मुद्दे, चीन के सीमा विवाद पर हम डायरेक्ट रिलेट कर लिए, लड़ाई झगड़ा हो गया, मान लीजिए सेना आसपास हो गई, तो तिब्बत के मामले में जो मेरा लोकतांत्रिक स्वरूप है ना कहीं डैमेज हो जाएगा। इसलिए भारत न चाहते हुए भी इन सब चीजों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में, जब समय आएगा ना तो सेना हमारी सक्षम है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ध्यान रखिएगा 62 का समय नहीं है, अगर 62 भी समय पर जो होता, और जो विंग हमारी जो आइडिया दे रही थी कब हमें हमला करना चाहिए, किस पोस्ट को अगर सुरक्षित करना, अगर समय के साथ करते तो 62 का युद्ध भी हम लोग नहीं हारते, क्योंकि हम उन गलतियों को किए थे जो स्ट्रेटेजी गलती को जो वहां उस समय नहीं करनी चाहिए थे। पर 1962 का यह युग नहीं है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल जो सबसे सुपर क्रोनिक मिसाइल लेकर चल रहा है, राफेल लेकर चल रहा है, बहुत से ऐसे चीजों को लेकर चल रहा है। हम स्टेगनी बूस्टर, हमारा मालवाहक है ना, मालवाहक जहाज जो होता है, हवाई जहाज जो ग्लोब मास्टर जिसे हम लोग कहते हैं, वो भारत के पास सबसे अधिक चीन के मामले। तो हम लोग स्ट्रेटजी रूप से है ना अभी पोजीशन में, अगर चीन अगर लड़ाई कर भी ले ना तो हम लोग उसको उसको क्या होता है, धूल पटक कर उसको अभी हम लोग सीधा कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे अभी, इसलिए कि हम तिब्बत के मामले में लोकतांत्रिक स्वरूपीकरण को अपनाए हुए हैं।
इसलिए जब तक इसका मसला हल नहीं हो जाता है ना, तब तक हम लोग यही करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना भी बयानबाजी लोगों को देना है, कांग्रेस की भी सरकार कल आ जाएगी ना, मान लीजिए कभी आएगी, तो वो भी यही करेगी। पर अभी क्या करेगी, अभी थोड़ा सा बयानबाजी करेगी, क्योंकि लाइट में भी तो रहना है, मीडिया हाउसेज उनके पास पूछे तो ये भी सब चीज़ें हैं ना, तो हम लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हरियाणा के संदर्भ में। जबरन मंत्रांतरण विरोधी बोले थे, मैंने बिल पारित हो गया, इस पर मैंने न्यूज़ भी कवर किया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा क्यों जरूरी है धर्म मंत्रांतरण से संबंधित कानून। यहाँ पर तो हरियाणा ने विधि बना दिया है, यहाँ पर बताया गया सिर्फ शादी के लिए मंत्रांतरण नहीं कर सकेगा कोई, और साथ में उल्लंघन करने पर 10 साल का सजा, लाखों रुपए का जुर्माना और पीड़ितों को मुआवजा देगा। साथ ही साथ 11वां ऐसा राज्य है भाजपा शासित राज्य जहाँ पर जबरन मंत्रांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। तो ये सब फैक्ट आप लोग को याद रखना है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहला ऐसा राज्य कौन था जिसने जबरन मंत्रांतरण से संबंधित कानून लाया था, आप इसे बताइएगा। और जबरन मंत्रांतरण क्या होता है इसे आप लोग बताइएगा। इसकी सीमाएं, संवैधानिक सीमाएं क्या क्या है, इसको भी आप लोग स्पष्ट कीजिए। 3 प्रश्न यहाँ से है जबरन मंत्रांतरण का। प्रथम राज्य कब किसने लाया, दूसरा कि इसकी जबरन मंत्रांतरण होता क्या है, इसकी संवैधानिक सीमाएं क्या है, और इस पर सभी चीज़ों पर मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग ये न्यूज़ कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सभी जगह यह काम करेगा। यूपीएससी जीएस पेपर 3 में जैव विविधता या जैव संरक्षण से संबंधित टॉपिक को यह कवर करता है यह न्यूज़, और इसे हम लोग विस्तृत तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि एक समझौता कल डिकोड हुआ है जिस पर हम लोग विस्तृत रूप से पहले नज़र रखेंगे, उसके बाद इसके की पॉइंट पर आएंगे। अब आराम से बैठ जाइए 50 मिनट, अगले 50 मिनट तक बिना हिले डुले हुए, और चीज़ों को बस समझते चलिएगा, और कैसे एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते उसको बस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है ना टैली करते रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों का, केवल एक विद्यार्थी ही आप लोग शेयर कर रहे हैं, वो शेयर कर रही है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग कोऑपरेट करिए, क्वेश्चन को शेयर कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको शेयर कीजिए। आप युक्ति आईएएस के ऐप का जो कम्युनिकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा पीडीएफ में शेयर करना है, ठीक ना, क्वेश्चन लिख के सेंड कर दीजिएगा, बाकी डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेंड कीजिए ताकि आसानी हो लोगों को देखने में। और जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन टैली होता है ना, उसका भी आप लोग पिक्चर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए जैव विविधता संबंधित किस वर्ष क्वेश्चन आया यूपीएससी के मेंस में, पीटी में, तो आप उससे भी शेयर कीजिए ताकि आप एक दूसरे का हेल्प कर सके और सभी लोग सफलता के करीब हो। मेरे पास 50 ही स्टूडेंट हो, 25-50 ही स्टूडेंट हो, मैं चाहूँगा सभी लोगों का सिलेक्शन हो, और उसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत कीजिए, जिस तरह की तरीके से मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट पर चलिए, सभी लोगों में सुधार देखने को मिल रहा है, और जो जितना बेहतर तरीके से करेगा उसकी सुधार उतनी जल्दी होगी। ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्लासेज से ज़्यादा ना, क्लासेज देखने से, पीडीएफ देखने से ज़्यादा क्या है, आप खुद ऊपर रिसर्च करिए, ठीक ना। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिवाइज कीजिए, कमांड कीजिएगा आंसर, आपका सिलेबस उतना छोटा होता चला जाएगा और आपको कम पढ़कर अधिक जानकारी प्राप्त होगी। सोचते होंगे कभी आप, कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के बारे में कि एक वर्ष में वो कैसे कवर कर लेता है, कहीं जॉब कर रहा है, जॉब छोड़ के आता है, उसके 1 साल में टॉपर बन के निकल जाता है। उसके पीछे यही है कि वो प्रीवियस ईयर पर कमांड करता है और वो अपने सिलेबस को छोटा करता है। डे बाय डे वो अपने सिलेबस को छोटा करते चलता है और टॉपिक बाय आपको चीज़ों को कवर करता है। तो ध्यान रखना, आपको यही काम आप लोग को भी करना है। तो चलिए हम लोग न्यूज़ पर देखते हैं। देखिए क्या है न्यूज़, पहले आप लोग न्यूज़ देखिए। ताकि हरी भरी और चहकती चहकती रहे दुनिया, ये टैगलाइन के साथ देखिए 2022 यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो कोप 10 और CPI MOP 10 और NDNPOP 4 कहा जाता है, इसके कुनपिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन इसको किया गया है, तो उसे हम लोग देखेंगे क्या है। चलिए न्यूज़ में क्या क्या बातें की गई उस पर हम लोग चर्चा पहले करेंगे। जैसे प्रदूषण, संसाधनों, अत्यधिक दोहन जलवायु के लिए बड़ा दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को दिख रहा है। सभी लोग जानते हैं वैश्विक प्रदूषण जो है और संसाधनों का अत्यधिक दोहन क्या कर रहा है, जैव विविधता जैसे भी है उस पर आपको खतरा बन रहा है।
और खतरों से बचाने के लिए अब तक चूक नुकसान की भरपाई के लिए भारत समेत करीब 200 देशों ने ऐतिहासिक समझौता किया। वो समझौता क्या है, वो समझौते को हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसमें क्या हुआ है देखिए यहाँ पर कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसे COP कोप भी कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी का कोप, और जो जलवायु परिवर्तन का COP होता है पार्टीज होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंतर आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं दोनों को एक मत कर दीजिएगा आप लोग। तो सत्र किनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट पर सहमति मिली है। अब ये किनमिंग चाइना में है, तो मॉन्ट्रियल में क्यों हुआ है भाई, इसे भी आप लोग पहले समझ लीजिए कि चीन, इस सम्मेलन 2020 का जो सम्मेलन होना था बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में, वो चीन के आपको किनमिंग शहर में होना चाहिए था, पर कोरोना 2020 से वहां पर घातक रूप से किए, वो अभी भी सीमाएं बंद है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कहाँ हो रहा है, आपको मॉन्ट्रियल। और जानते हैं कोप का कोई भी सम्मेलन अगर कोई देश नहीं कर पा रहा है जहां पर उसकी अध्यक्षता दी गई है, तो उसकी अध्यक्षता अंतिम में कौन करता है, मॉन्ट्रियल ही करता है, जहां पर इसका मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा। तो यह सम्मेलन 15 से 28 अक्टूबर के बीच कराया गया। ये सब पीटी फैक्ट है, पीटी में ये सब प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद क्या हुआ ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह हुआ 7 दिसंबर से शुरू हुआ और सम्मेलन 19 दिसंबर को समाप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद इस समझौते में जलवायु परिवर्तन को लेकर 2015 में हुए पेरिस समझौते की तरह आपको यह महत्वपूर्ण है। जैसे उसमें वैश्विक तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की दिशा में सहमति व्यक्त की गई है ना, वैसे ही आज के इस समझौते में, कल जो समझौता हुआ है कनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, उसमें क्या कहा गया है, इसके वर्ल्ड वाइड जो लाइफ फंड है, जिसे हम लोग WWF भी कहा करते हैं, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 1970 की तुलना में वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी औसतन 69% गिर गया है। तो उसमें हम लोग सुधार करने के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के संरक्षण के लिए इसमें सभी स्रोतों से 2030 तक, ध्यान रखिएगा, वित्तीय सहयोग को बढ़ाते हुए लगभग 200 अरब डॉलर सालाना पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो कोप में है 100 बिलियन डॉलर का है ना, पर यहाँ पर 200 है। तो यहाँ पर पहले ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जब 100 जो अरब है वो नहीं दे पा रहा है अरब डॉलर, तो ये 200 अरब डॉलर कैसे देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर क्या भी याद रखना आप लोग को, 200 बिलियन डॉलर, और कोप का कितना है, 100 अरब डॉलर है। तो दोनों में अंतर देख लीजिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है टैली करके। और समझौते में कृषि क्षेत्र में दी जाने वाले सब्सिडियों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पीछे लॉजिकली क्या है, मैं WTO जब पढ़ाऊंगा ना, उसमें सब्सिडी का क्या योगदान है, सब्सिडी, कृषि सब्सिडी क्यों लगातार लक्ष्य कम करने का रखता है, पर भारत जैसे विकासशील देश इसको कृषि सब्सिडी देते हैं, अमेरिकी जैसे देश भी सब्सिडी देते हैं। तो इसके पीछे के तथ्य को हम WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट जो है कृषि सब्सिडी, उस पर हम सब्सिडी डिस्प्यूट है, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, तो उस पर विस्तृत रूप से हम लोग बात करेंगे। अब 11 नंबर पेज में आ जाइए, उसके बाद हम लोग इसको कवर करेंगे। दोनों चीजें ऐड कर लेता हूं पहले मैं। हाँ चलो, 11 नंबर कहाँ जाइएगा जी। हाँ देखिए, यहाँ पर बातें की गई इसी के संदर्भ में कि जो संरक्षण है 2200 देशों के द्वारा जो संरक्षण किया गया है, उसमें जो एनवायरमेंट फैसिलिटी के CEO है उनके द्वारा भी स्वागत किया गया। कुछ बातें डेवलपमेंट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन जो चीफ स्टेनर है उनके द्वारा भी कुछ बातें की गई है। यहाँ पर कुछ डाटा आप लोग को दिया गया, इसे याद रखिएगा। जैसे आपको समझौते के तहत 2030 तक करीब 1/3 पृथ्वी के संदर्भ में संरक्षण की बात की गई है। अभी तक 17%, 10% समुद्री तट को संरक्षण हो रहा है, जिसे 30% तक ले जाना है। ध्यान रखिएगा, 30% तक ले जाना है, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। देखिए है ना, 30% संरक्षण के लिए, तो आपसे न्यूनतम संरक्षण का दर पूछ सकता है, कितना तय किया गया, तो 30%, जिसमें रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड और कोरल रीफ की जो मात्रा है, कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। ये बातें की गई है। दूसरा बात यहाँ पर की गई है, हानिकारक सब्सिडी भी लगे, एक सेकेंड सॉरी
हानिकारक सब्सिडी पर लगेगी लगाम, दुनिया भर की सरकारें सालाना 1.1 लाख करोड़ डॉलर ऐसी सब्सिडी देती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हो सकता है आपको खाद्य आपूर्ति में बहुत कीटनाशकों पर सब्सिडी दिया जा सकता है, ऐसे खाद्य वृद्धि के लिए बहुत से चीज़ों को डेवलप किया जाता है, उसमें सब्सिडी दी जाती है। फिर उसके बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो विश्व में ऐसी घटनाएं कितनी होती है? लगभग 1.1 लाख करोड़ डॉलर की सब्सिडी, जिस पर नुकसान अंतिम रूप से किसको नुकसान होता है? पर्यावरण को होता है। तो इसको भी रोक लगाने के लिए काम चलेगा। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण, जनजातियों की भूमिका 80% होती है, इसको रेखांकित किया गया और उनके विकास के संदर्भ में कुछ 18 बार चर्चा इस समझौते में की गई है। ध्यान रखिए 18 बार, क्योंकि यह हम लोग जानते भी हैं जनजातीय जो जीवन होता है प्राकृतिक उन्मूलक प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज इनका होता है, प्राकृतिक पूजक होता है। तो इसमें हम जनजातियों की भूमिका पर विशेष बल देंगे। साथ ही साथ कंपनियों पर तय की जाएगी जवाबदेही। हालांकि सख्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, पर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसको जवाबदेही तय की जाएगी। अब तो देखिए यहाँ तक बातें हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं इसके की नोट्स पर। चलिए आ जाते ऊपर। एक साथ दे देता, प्रॉब्लम था इसको भी, पेपर वाले भी थोड़ा कभी कभी है ना मजाक करते हैं हम लोग के साथ। चलिए कोई बात नहीं। चलिए की नोट्स हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को बताया गया। अब सबसे पहले देखिए जैव विविधता क्या है। कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर आज हो जाएगा और शांति से आप लोग चीज़ों को कवर करते चलिएगा। आज बहुत से टॉपिक आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जीएस पेपर 3 वाला कवर होने वाला है। तो चलिए, जैव विविधता का आशय जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है जो विभिन्न प्रजातियों के मध्य, प्रजातियों के भीतर एवं पारित तंत्र की विविधता में शामिल करते हैं। सर्वप्रथम वाल्टर सी रासन के द्वारा आपको जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। जैसे और जैव प्रायः जैव विविधता को 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखें। सबसे पहले किसने इसे परिभाषित किया? जेवी रासन के वाल्टर जी रासन के द्वारा। और इसे 3 श्रेणियों में रखा जाता है। जैसे प्रथम श्रेणी क्या होगी? प्रथम श्रेणी आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। दूसरा श्रेणी आपको इसी के संदर्भ में प्रजातीय जैव विविधता कहलाता है। तीसरा पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाता है। 3 श्रेणियां हैं, तीनों श्रेणियों को याद रखिएगा। आनुवांशिक जैव विविधता क्या बोलता है? एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जाति मध्य विभिन्नता है। जैसे एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी, एक ही जाति में विभिन्नता है ना क्षेत्र विशेष को लेकर। एशियाई हाथी का बनावट कुछ और होगा, अफ्रीकन हाथी का बनावट कुछ होगा। तो ये आनुवांशिक जैव विविधता के संदर्भ में देखने को मिलता है, जिसमें एक ही प्रजाति में पाई जाती है मध्य विभिन्नता। अर्थात जाति तो एक ही है हाथी का, और उसके अभी वैज्ञानिक जाति पर मत जाइए, केवल हम जीवों के संदर्भ में ही बता दे रहे ताकि समझ जाइए। जाति आप समझ लिए हाथी है। और हाथी अलग अलग क्षेत्र के तरीके से पाए जाते हैं। जैसे आपको शेर हो सकते हैं, और भी प्रजातियां, उसको इसी संदर्भ में समझिएगा। जैसे बंगाल टाइगर हो तो केवल बंगाल टाइगर में ऐसी विविधता पाई जाएगी। पर हम शेर को लेके चले तो अफ्रीकन शेर हो, इंडियन शेर हो या और भी कैरिबियन शेर हो, तो उसमें अलग अलग उसकी रूपरेखा देखने को मिल जाती है, जिसे क्या कहेंगे? आनुवंशिक जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता में हम लोग क्या देखेंगे? प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता। जैसे प्रजाति जैव विविधता का, जैसे चारों और वृक्ष, पौधों, झाड़ियां, विविध प्रकार के जीव जंतु इसमें पाए जाता है। देखते होंगे आप, एक ही जंगल में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रजातीय जैव विविधता इसको बोला जाता है। पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या बोला जाता है? इसके विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपलब्धता पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। जैसे राजस्थान के ऊंट में अधिकता, जैसे रेगिस्तान क्षेत्रों में ऊंट की अधिकता होगी, है ना। दलदलीय क्षेत्रों में दलदलीय जीवों की अधिकता होगी। तो क्षेत्र विशेष के गुण पर उसमें जीवों का निर्धारण हो, तो वहां पर पारिस्थितिकी जैव आपको विविधता कहते हैं। जैसे पारिस्थितिक, जिस प्रकार का पारिस्थितिकी होगा अर्थात जिस प्रकार का पर्यावरण होगा, वातावरण होगा, उसी के संदर्भ में जीवों का विकास होगा, तो उसको हम लोग पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। तो 3 टर्मोलॉजी यूज होता है प्राय जैव विविधता में। बाकी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। अब जब
इसका वर्गीकरण हो गया। तो जैव विविधता संरक्षण के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किया गया, भारत ने इस पर क्या प्रयास किया, उसको हम लोग दोनों को देखेंगे। पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को देखेंगे क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण जो संघ है IUCN, और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है पेपर थर्ड में, जब हम लोग पर्यावरण परिस्थिति पढ़ते, पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन हर साल इससे रिपीटेड प्रश्न आता है इस लिस्ट से, तो इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संरक्षण स्थापित ये प्रथम पर्यावरणीय संस्था था। तो आपको प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित IUCN प्रथम पर्यावरणीय संरक्षण कहलाता। और बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता। मैं आप लोग कितनी दफा इसके बारे में बताया हूँ, आप लोगों को पता होनी चाहिए। IUCN का फुल फॉर्म कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है, और भारत में इसका मुख्यालय है क्या, आप लोग बताइए, है तो कहाँ पर है बताइएगा। और रेड लिस्ट जो जारी किया जाता है, अंतिम रेड लिस्ट जारी कब किया गया था, ये 3 प्रश्न इससे बताइएगा। चलिए, वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। विभिन्न पादप और प्राणी प्रजातियों के अध्ययन के लिए वर्ष 1972 के एक पुस्तक रेड डाटा के नाम से यह जारी करता है। तो कब 1972 से यह जारी करना शुरू कर देता है, और इस संस्था की स्थापना वर्ष 1948 में होती है। अब ये देखिए क्या करता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैव विविधता अभिसमय CBD, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से भी प्रश्न यूपीएससी पूछती है। 1992 में रियो डेजनेरियो आयोजित जो पृथ्वी दिवस में कन्वेंशन में अपनाया गया था। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आप लोग बताइएगा। आज पृथ्वी सम्मेलन के मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए थे, ये मैं COP27 के सम्मेलन में आप लोग को मैंने बताया भी है। तो याद रखिएगा इसको, आप लोग अच्छे से पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कुछ 50 शब्दों में लिख के भेजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को याद भी है। चलिए, उसके बाद कार्टेजेना जैव संरक्षण प्रोटोकॉल, जो ये सजीव संवर्धित जीवों अर्थात LMO के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग का, जैसे भी जीव जंतु हम लोग एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, उससे संबंधित या उसके आदान प्रदान से संबंधित ये संधि है। तो जैव संरक्षण सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है नयोगा प्रोटोकॉल, ये भी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, जिसमें आनुवंशिक संसाधनों हेतु लाभ और उसके पहुंच के साझेदारी से संबंधित कानून है। तो नयोगा प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रूप से जैव संरक्षण के संदर्भ में काम करता है। आईची लक्ष्य, यह भी इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, इसका संबंध जैव विविधता के दबाव को कम करते हुए इसमें लाभों के सभी के बढ़ाने के लिए नयोगा सम्मेलन के दौरान वर्ष 2011 और 20 के जैव विविधता कार्य योजना स्वीकार किया गया। इसमें नयोगा प्रोटोकॉल आईची लक्ष्य शामिल किया गया, अर्थात नयोगा पोर्टल के बाद ही आईची लक्ष्य डेवलप्ड हुआ, जिसका 2011-20 का टर्मिनोलॉजी के साथ आईची लक्ष्य क्या है उसको निर्धारित किया गया। हम उस पर अभी विशेष रूप से चर्चा करेंगे, वो क्या है सभी पर चर्चा होगी। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अब हम लोग बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट के बारे में चर्चा होगी, और इसके साथ जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज न्यूनतम आंकड़े जो है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आंकड़े यह दिया है। इस सूची में क्या कहा गया है कि लगभग है ना 1,05,732 प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया था, और प्रजातियों सबसे बड़ा मूल्यांकन यह था जिसमें 28,338 प्रजातियों को विलुप्त होने की खतरा बताया गया। इसलिए IUCN के जो रेड डाटा लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और मैंने आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर, तो आप उसे देख लीजिएगा, उससे समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं चर्चा कर देता हूँ। IUCN लाल सूची जो है श्रेणियां मूल्यांकन कई प्रजातियों विलुप्त होने के जोखिम हेतु परिभाषित करती है, जिसमें 9 श्रेणियों को वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ से यूपीएससी हो या स्टेट PCS प्रश्न जरूर पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग, विलुप्त श्रेणी होता है एक्सेट या EX बोला जाता है, इसमें जातियों का कोई जीवित सदस्य नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलुप्त। उस कोई जाति समूह का उसका एक भी कोई जीव नहीं बचा है,
पूरी तरह वो समाप्त हो चुका है, उसे हम लोग विलुप्त की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा वन विलुप्त या एंशिट इन द वाइल्ड अर्थात EW जिसे संकेत में हम लोग करते हैं, जिसमें जीवित वनों में पूर्णतः खत्म हो चुकी है और बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों में अपने मूल निवास स्थान से अलग हो किसी कृत्रिम निवास में स्थान कर रहा था, उनका संरक्षण किया जा रहा है। मूल स्थान अर्थात जो वास्तविक जो घर है उससे अलग इनके संरक्षण के लिए चिड़ियाघरों में लाया जाता है और वहाँ इसे इन्हें कंजर्वेटिव या सुरक्षित रखने का काम किया जाता है, अर्थात वो विलुप्ति के कगार में या कुछ खास लोग बचे होंगे या खास जातियां बची होंगी, संख्या उनके निर्धारित होगा, इसलिए उसे इस प्रकार से किया जाता है। तो इसे वन विलुप्त या अर्थात विलुप्तता के कगार पर हम लोग इसे कहते हैं। उसके बाद घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकल इंडिजर्ड जिसको बोला जाता है इंडेंजर्ड, इसको CR में डिवाइड किया जाता है। जाति का वनों में विलुप्त होने का घोर खतरा यहाँ बना रहता है। अगर वन में यह रहेगा तो इससे घोर खतरा रहेगा, अर्थात संख्या इसकी निश्चित हो चुकी है, कुछ संख्या में बचे होंगे, इसलिए हो सकता है वनों में जानवरों के आपसी लड़ाई झगड़े में या तो किसी प्रकार के खाद्य पूर्ति में न होने के कारण यह जीव विलुप्त हो सकता है, इसलिए इस श्रेणी को रिजर्व किया जाता है। उसके बाद संकटग्रस्त इंडिजर्ड जो कहलाता है CUEN के बाद असुरक्षित वल्नरेबल जो VU की श्रेणी में आता है, जिसमें जातियों के वनों संकटग्रस्त होने की संभावना इसमें भी बनी रहती है, तो इसे वेरिएबल कहते हैं, असुरक्षित कहते हैं। बस वर्गीकरण कुछ अलग हो जाता है यहाँ पर। संकट नियरेस्ट थंडेस्ट आपको एंटी जिसके संदर्भ में जाति के निकट भविष्य में संकट होने की संभावना बनी रहती है। संकट मूल लास्ट जो संकटग्रस्त मुक्त हो वह जातियों को बहुत कम खतरा रहता है, बल्कि बड़ी तादाद में विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए संकट मुक्त कहे जाते हैं। उसके बाद आंकड़ों का अभाव है, डाटा डिफिशिएंसी DD जिसे जारी आंकड़ों की कमी है या संरक्षण की स्थिति संकट में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए ऐसी श्रेणियों में कुछ जंतुओं को रखा गया है। साथ में अनाकलित नोट एन्युमुलेट या हम लोग इसका एन्युमुलेशन नहीं किए अभी तक है, अर्थात जातियों के संरक्षण की स्थिति संरक्षण के मापदंड के आकलन अभी तक प्राप्त नहीं हुए, तो ये 9 श्रेणियों में IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। तो इसे याद रखिएगा, खासकर किस श्रेणी के जीवों को याद रखना है, आपको 3 श्रेणियों का याद रखना है, एक क्रिटिकल का याद रखना, CR का, एक EN का और एक VU का याद रखना। श्रेणियाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न ज़्यादा UPSC ने पूछा है, तो आपको यहीं से टॉपिक को कवर करना है। बाकी जो भी लिस्ट है आपको सर्च कीजिएगा, रेड लिस्ट आपको सभी आंकड़े मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आईची जैव विविधता लक्ष्य बात करेंगे। इसमें क्या है, आधिकारिक तौर पर जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011 से 20 को के रूप में 20 महत्वाकांक्षी किंतु प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को आईची लक्ष्य कहा जाता है, जिन्हें हम लोग A से E 5 खंडों में विभाजित करते हैं। जैसे हम लोग SDG गोल निर्धारित किए हैं ना, कितने गोल है, 17 169 है लक्ष्य, उसको हम लोग डिवाइड किए हैं 17 में। तो इसी तरह जैव विविधता के संदर्भ में हम लोग 20 लक्ष्य को निर्धारित किए हैं, ठीक है, और उसे हम लोग 5-5 में वर्गीकृत कर दिए। ध्यान रखिएगा 5-5 के श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिए। तो इस तरह हम लोग याद रखिएगा 5 के 20 आपको 5 में डाइवर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को 5 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। ऐसे क्या किया गया, सामूहिक रूप से आईची जैव विविधता लक्ष्य के रूप में माना जाता है। जो भी 20 लक्ष्य है ना, उसको हम लोग आईची लक्ष्य कहते हैं। तो 5 वर्गीकरण जो किया गया उससे आप लोग ध्यान रखिएगा। रणनीतिक लक्ष्य जो ए है उसमें सरकार या समाज के बीच जैव विविधता के मुख्य धारा में लाकर जैव विविधता क्षरण के अंतर्निहित कार्यों को संबोधित करना। इसमें जितने भी लक्ष्य होंगे उसमें समाज और सरकार की बात की जाएगी, जैव संरक्षण की बात की जाएगी और मुख्य धारा में लाकर इसके संरक्षण की बात की जा रही है। इसके पार्ट 2 में जैव विविधता के प्रत्यक्ष दबाव को कम करने और सतत उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ सी ग्रुप में रणनीतिक स्ट्रेटजी जो है लक्ष्य सी, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों, आनुवंशिक विविधता की रक्षा करने, जैव विविधता की स्थिति में सुधार करने जैसे कार्य किए जाएंगे। आईची लक्ष्य जो सी है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। फिर डी में क्या किया जाएगा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र
और सेवाओं के सभी लिए लाभ वृद्धि होगा। देखिए जैव विविधता हो या पारिस्थितिक तंत्र, ये सब शब्दों से तो आप लोग जानकारी होगा ना आप लोग को, ऐसा नहीं कि आप लोग को ये सब जानकारी ना हो और मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ। अगर नहीं भी होगा तो गूगल सर्च पर एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, जैव विविधता किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये साइंस के पार्ट में तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होगा। मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको ये सब शब्द पता नहीं होगा, नहीं पता होगा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो पता चला मैं सारे चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मिस कर जाइए, शब्द ही नहीं समझ में आए। जो शब्द नहीं समझ में आता है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग उसे कमेंट कर दीजिएगा, हाँ ये शब्द नहीं समझ में आया तो इसके बारे में क्या है जानकारी दें। तो आप इस तरीके से कर सकते। इसी तरह का रणनीतिक लक्ष्य ई रखा गया जिसमें भागीदार ज्ञान प्रवर्धन अर्थात ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, क्षमता निर्माण करने के डेवलपमेंट, क्षमता हम लोग स्टडी डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर, माध्यम से जो भी लक्ष्य है उसका क्रियान्वयन में वृद्धि करने से संबंधित कार्य किया जाएगा। कुल मिलाकर आईची लक्ष्य जो 5 टारगेट देता है, जिसमें से 5 उपवर्ग इसका आपको डिसाइड किया गया, 4-4 लक्ष्य इसमें और भी शामिल किए गए। इस प्रकार टोटल 20 लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग वर्गीकृत कर दिए हैं। बायो रिजर्व पारितंत्र याद रखिएगा। अब यूनेस्को द्वारा समर्थन कैसे दिया जाता है उसको भी आप लोग को याद रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन देता है यूनेस्को। कैसे देता है तो पहले तो आप लोग बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पीटी में जोड़ के, तो आप लोग यही सब भुला जाते हैं। मुख्यालय कहाँ है, इसके निदेशक अभी वर्तमान में कौन है, इसका साथ में साथ यूनेस्को में भारत का कहाँ पर उप मुख्यालय निर्धारित है। आप ये सब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा साथ में। चलिए, सर्वोत्तम तंत्रों में से एक स्थापना है, जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है, जिसे यूनेस्को हम लोग बोलते हैं। तो सर्वोत्तम तंत्र है यूएन का, और जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछ दे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, तो यूनेस्को को ही समझिएगा आप लोग। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जब भी और जहां भी संभव हो जाए, नए बायोस्फीयर रिजर्व स्थापना के लिए विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या वृद्धि के उद्देश्य से लक्ष्य रखता है। तो आप लोग पहले तो मुझे एक कमेंट बताइए, विश्व में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और भारत में कितने हैं। 2 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए, बार बार रिपीट कीजिए, चीज़ें यहीं से प्रश्न पूछी जाती है। स्थापना कब किया गया था, वर्ष 1971 में। बायोस्फीयर रिजर्व जो है मूल रूप से उन जगहों की सहकारिता सह अस्तित्व को बढ़ावा दे रहा है जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव के साथ रहते हैं अर्थात मिलनसार रहते हैं, उन क्षेत्रों का विकास बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर किया जाता है। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में आप लोग लिखिएगा, और नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा, प्रथम कौन सा, ये भी आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे, प्रथम के बारे में चर्चा कर देना। विश्व में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1977 में श्रीलंका में स्थापित किया गया था। वो कौन था आप लोग बताइएगा। मैं पहले भी चर्चा कर चुका, जिसे हरोली बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। और यूनेस्को ने वर्ष 2000 में आपको नीलगिरी पहाड़ियों में भारत के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। तो वर्तमान में कितने हैं भारत में, और नवीनतम सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया, इसे भी आप लोग बताइएगा। चलिए अब याद रखिएगा भारत ने क्या प्रयास किया है, जैसे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2021, इसे याद रखिएगा दोनों को टर्मोलॉजी के साथ। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या करता है, BDA लक्ष्य के संदर्भ में आपको जो आईची लक्ष्य में स्थापित किया गया था, उससे जैव विविधता संरक्षण, उसके घटकों सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र ज्ञान वृद्धि के लिए एक न्यायगत साझाकरण के लिए अधिनियमित करता है, अर्थात एक रणनीति बनाता है जिस पर हम लोग काम करेंगे बायो रिजर्व के संदर्भ में, जैव संरक्षण के संदर्भ में, और भी इसके जो पार्ट जुड़े होंगे सभी के साथ जुड़कर हम लोग काम करेंगे। इसका विशेषता क्या है इसे आप लोग जान लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अधिनियम किसी व्यक्ति, संगठन या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के बिना उनके अनुसंधान और वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारत में होने वाले किसी भी जैविक संसाधनों को प्राप्त करने से रोकता है। अर्थात देखते हैं ना आप, संसद भवन बन रहा था तो अथॉरिटी के द्वारा रोक दिया गया, तो इसी के संदर्भ में रोका गया था। आप लोग कभी सोचे होंगे, समझे होंगे क्यों रोक दिया जा रहा है।
नीलगिरी पहाड़ियों से कोई प्रोजेक्ट जाता है तो रोक दिया जाता है। आपको इससे संबंधित एक संस्था हमारे ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, तो वो भी चीज़ें आपको कवर करती है। इसी के साथ ही चीज़ें को सभी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए जहाँ जहाँ जैव विविधता से संबंधित क्या होता है, खतरा होता है। तो इसके लिए संबद्ध कार्यालय भी काम कर रहा है, मुख्यालय भी काम कर रहा है। इस अधिनियम में जैविक संसाधनों के पहुंचने के विनियमित करने के लिए त्रिस्तरीय संरचना परिकल्पित की गई या उसको जोड़ा गया या समझा गया कि त्रिस्तरीय परियोजना इसके साथ काम कर रही है, जहाँ पर हम लोग काम करें। एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसे नेशनल BAK बायो रिजर्व अथॉरिटी बोलते हैं हम लोग, इसके राज्य जैव विविधता बोर्ड बोलते हैं। जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर कहा जाता है। तो देखिए, केंद्र के स्तर पर क्या होगा, NBD होगा, ठीक, NBA। उसके बाद राज्य के स्तर पर क्या होगा, SSBS कहलाता है। और जो राज्य स्थानीय स्तर पर या ग्राउंड लेवल पर क्या कहलाएगा, BMCS कहलाता है। तो जैव विविधता प्रबंधन समितियां कहलाती है। तो ये तीनों वर्गीकरण आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों के संज्ञेय और गैर जमानती रूप से निर्धारित किया गया। और मैंने आप लोग को संज्ञेय अपराध क्या होता है ये भी बताया हो, चर्चा किया हो। तो ये क्यों किस रूप से वर्गीकृत किया जाता है, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और गैर जमानती वारंट क्या होता है, इस पर भी मैंने चर्चा किया। तो सभी चीज़ों पर आप लोग को आंसर लिख देना। आप देखिए, कुछ चीज़ें स्वयं भी आप लोग कीजिए ताकि आप लोग भी एक्टिव मोड में काम कर सके ना। केवल इस युक्ति पर है ना, केवल चीज़ें प्राप्त करने के लिए काम मत कीजिए, नहीं तो होगा क्या ना, केवल एक तरफा आपका ज्ञान नॉलेज डेवलप होगा। और सारी कोचिंग संस्थाएं यही करती है। तो रिजल्ट का रेशियो जो है ना बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोग कुछ चीज़ें स्वयं भी सर्च कीजिए। मैंने कवर किया है सभी चीज़ों पर, अगर नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च कीजिए संज्ञेय अपराध क्या होता है, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा सर ने क्या पढ़ाया था। नहीं याद आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो गैर जमानती वारंट क्या होता है, इस पर मैंने जो भी चीज़ें बताएंगे, देखिए कोऑर्डिनेटेड चीज़ें वहाँ पर आपको याद आ जाएंगी तुरंत। तो उसके बाद क्या होगा, सर्च करने की जरूरत भी नहीं होगी। और लगभग सभी चीज़ों पर मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, इसलिए आप लोग इस पर काम कीजिएगा। चलिए, 46 मिनट हो गया, 4 मिनट पहले ही मैं चीज़ों को ख़त्म कर दिया, आप लोग का 4 मिनट बच गया। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। कोई शब्द नहीं समझ में आया होगा या कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आएगा, मैं विस्तृत रूप से वहाँ पे चर्चा कर दूंगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से आप लोग क्या करना, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर 10 दोस्तों को भी रेफर करते हैं और चीज़ों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, हम लोग संख्या बढ़ेंगे जल्द से जल्द। और जल्द ही हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होने का लक्ष्य रखे हैं। तो उम्मीद है, तो आप लोग सपोर्ट के बिना जब तक 10,000 संख्या नहीं होगा यूट्यूब का, तब तक हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए आप लोग कम से कम 10,000 संख्या यूट्यूब जो सब्सक्राइबर का वो बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम लोग कुछ चीज़ें और भी डेवलप करें। साथ ही साथ आप लोगों को ऐप ज़रूर डाउनलोड करना है। ऐप पर ग्रुप क्रिएट किया गया है, दैनिक जागरण का अलग ग्रुप है, जो भी पैकेज है टारगेट बैच है उसका अलग अलग ग्रुप है। सभी लोग अपने अपने ग्रुप से लाभ ले सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना नॉलेज डेवलपमेंट के लिए। चलिए, साथ ही साथ जो भी पैकेज इंक्रीज होने वाला है, आप लोग जल्द से जल्द पैकेज जो भी लेना चाह रहे हैं, जैसे दैनिक जागरण का लेना चाहते हैं कुछ लोग, तो उसका तो 49 हो गया, पहले 365 हुआ करता था। पर कुछ टारगेट रेट बैच है उसका कुछ 10 से 15% इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, आप लोग के चीज़ों को बहुत कम रेट पर दिया जा रहा था, आप लोगों को बताया भी गया था। जो लोग पहले ले चुके उनको लाभ हो चुका है, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, तो 1 से 2 दिन में आप लोग को जो करना है कर लीजिए, नहीं तो फिर चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो आप लोग उसका लाभ ले लीजिएगा। क्यों झूठ का कुछ दिन के बाद 200 रुपये 500 रुपये बढ़ाना अपने अध्ययन अध्यापन के लिए। चलिए, देखिए, कुछ फैसले आए हैं उस पर भी नज़र रखिएगा। सोनीपत में निर्भया की 5 साल के बाद सोमवार को न्याय मिल गया, फिर भी ज़्यादा वक्त लग गया न्याय मिलने में। इस घटना को देख लीजिएगा, केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटनाएं अंजाम कर रहा है तो न्यायालय न्यायिक व्यवस्था में उसे क्या सज़ा होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप लोग केस स्टडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और एक नज़ीर पेश करने वाले चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग
कवर कर सकते हैं इसे। और लगातार यह चर्चा में रहता है महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न से संबंधित जो मामले हैं, और आज ये बहुत ही अच्छा लेख आया है, उस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और बहुत ही विख्यात वो रही हैं। देखिए, एक आर्कियोलॉजिकल साइट कुछ मिला है, उसमें कुछ अपडेट हुआ, तो उसे भी आप लोग एक नज़र रखिएगा, जिसमें आपको नाई का कोटा, नाई के कोट जो है ज़मीन में दबा मिला है ढांचा, जहाँ पर जानकारी जुटा रहा है आप लोग को ASI। तो आप लोग बताइए कि इसकी स्थापना कब हुआ, इसके वर्तमान निदेशक कौन है, प्रथम निदेशक कौन थे, और इसका जो संस्था का क्षेत्रीय जो है कौन कौन सा क्षेत्रीय संगठन काम करता है। तो ASI जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो किस रूप से काम करता है, इस पर विस्तृत रूप से आप लोग 50 से 100 शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नहीं है, आप लोग सर्च करते करते आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अष्टभुजा ढांचा प्राप्त हुआ। देखिए, अष्टभुजा ढांचा, यही अष्टभुजा ढांचा है जो प्राप्त हुआ है। अब ये राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली के जो नाई का जो कोट है, राष्ट्रीय स्मारक के अंदर ये पहले से राष्ट्रीय स्मारक घोषित है, नेशनल आर्किटेक्चर। वहाँ पर क्या हुआ है कि आपको मिला अष्टभुजा ढांचा, उस पर अब हम लोग पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो अध्ययन करेगा, और 21 भाग का ढांचा उस पर थोड़ा निष्कर्ष करेगा, उसके जो भी आंकड़े होंगे वो आएंगे। तो हिस्ट्री वाले पार्ट में या कुछ न्यूज बना सकता है आप लोगों के लिए पेपर 1 में। तो नाई का कोटा स्मारक क्या, तुगलकाबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा, तुगलकाबाद याद रखिएगा, दिल्ली के पास में स्थित है। और यह नाई का कोटा किले का इतिहास क्या, ये देख लीजिए आप लोग। कोट कहने का मतलब शाब्दिक अर्थ में किला कहलाता है, फोर्ट से कोट बना है, ध्यान रखिएगा। नाई का कोट जो यानी नाई का किला दिल्ली के सल्तनत तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन MBT। और MBT के बारे में आप लोग बताइएगा, इसका शासनकाल कब से, यहाँ पे तो दे दिया है। इसके संदर्भ में 50 से 100 शब्द लिखिएगा। यहाँ पे कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई है। यह किसने इसके बारे में बोला है, किसने बोला है, यह वक्तव्य किनका है, आप लोग बताइएगा। और ये क्यों बोला गया था, इसके बारे में 50 से 100 शब्द लिख कर आप लोग भेजिएगा। ऐसा क्या कारण था जिसके कारण इनको बोला गया था कि जनता को राजा से, राजा को जनता से मुक्ति मिल गई इनकी मृत्यु होने के बाद, MBT की मृत्यु होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये चीज़ें आप लोग बताइएगा। तो ये तुगलक वंश शासक का गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा हुआ करते थे। और दिल्ली में 1325 से लेकर 1351 तक क्या हुआ, इनका शासनकाल था। और 1327 में राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, वर्तमान में महाराष्ट्र देवगिरी ले जाने के लिए 335 में फिर दिल्ली से लौटकर उसे राजधानी बनाने के लिए जाना जाता है। अर्थात यही घटना इनको है ना पागल घोषित करता है कि, और कभी भी तुगलकी फरमान आता है इन्हीं के संदर्भ में इनका जोड़ कर दिखा जाता है। मान लिया कोई तुगलकी फरमान लोग बोलते हैं ना कि कोई प्रधानमंत्री या तो कोई CM के द्वारा तुगलकी, या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रशासक के द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है, इसी व्यक्ति से जोड़कर बोला जाता है। कारण था इसके पीछे, 27 में इसने राजधानी परिवर्तन किया था, और 35 में पुनः उसी को फिर दिल्ली में आके राजधानी परिवर्तन, और इसे कुछ पुष्टि के लिए, शब्द पुष्टि के लिए इसने किया था कि हमें लगता है कि जनता से कुछ मजा लेना है, तो इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। तो जब हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाई जाएगी ना, तो यहाँ पर स्पेशल आप लोगों को बताइए ऐसी घटना क्या थी। बस ध्यान रखना है कि यह घटना हुई थी। अभी दैनिक जागरण में विस्तृत चर्चा करूँगा तो चीज़ें कहीं लंबी हो जाएगी। और साथ ही साथ याद रखिएगा एक चीज़ और, कि आप लोग को क्वेश्चन में ये बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 कार्य किए गए थे। कार्य क्या, वो सुधार का कार्य करना चाहता था, जो बहुत ही चर्चा में रहता है। यहाँ से लगातार प्रश्न आपको पूछा जाता है। वो 4 सुधार आप बताइए क्या है। जैसे एक राजधानी परिवर्तन था, किया था, वो उसकी मंशा थी कि हाँ, वो मंशा चाहता था कि दिल्ली सेंट्रल में आकर है ना हम राजधानी रखें तो पूरे भारत पर हम कब्जा रख सकते, नज़र रख सकते, उसका नज़रिया ये था। और उसके व्यापक अर्थ कुछ और निकाले गए। तो जैसे ये था, उसी के साथ 4 और सुधार, 3 और सुधार किया था। तो वो कौन कौन सा था आप लोग से बताइएगा। चलिए, और इसको इतिहासकार ने बहुत गलत तरीके से इसे देखा है, और सर्वाधिक विद्वान था अपने दिल्ली सल्तनत का सबसे, आपको मध्यकालीन जितने भी सुल्तान हैं उसमें सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति MBT था। तो देखिए, पढ़े लिखे के साथ 2 समस्या होती है। जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो उसके साथ 2 समस्या अमूमन देखने को मिलती है। या तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होगा,
समय से पहले मांग करेगा, समय से पहले कुछ चीज़ को बदलना चाहेगा। मान लीजिए 2022 में जो चीज़ें होने वाली है ना, तो वो 2050 वाला सुधार है ना, अभी डिमांड करेगा। तो होता क्या है कि उसको लोग, वर्तमान समय वाले लोग क्या कहेंगे, ये पागल है, इस ये अभी कुछ इस कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई अंतरिक्ष में कभी बात करता होगा, जैसे अंतरिक्ष में जाने की बात करता होगा, मान लीजिए और जब भी पहली बार आया होगा, आज की ये घटना नहीं ना है कि अंतरिक्ष में कोई जाएगा, यान जाएगा और वहाँ पर वास लोग जाकर वहाँ रहेंगे, विचरण करेगा, इस प्रकार की कोई फिलॉसफी बातें करता होंगे, तो क्या उस समय के लोग उसको बोलते नहीं होंगे पागल है, कहाँ की बात, कभी अंतरिक्ष आदमी जा सकता है। पर लोग अंतरिक्ष गए ना समय के बाद। अरे सोच के देखिए, पहले मान लीजिए आज से 200 साल पहले ये बातें बोला होगा, कोई व्यक्ति विशेष होता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, तो उस दौर में उसे पागल घोषित किया गया। पर वर्तमान 200 साल बाद हम लोग 2022 में आज कहाँ है, हम लोग अलग अलग ग्रहों की खोज कर रहे हैं, हम लोग अंतरिक्ष में जाके रह भी रहे हैं, वहाँ से अपने मिशन को कंप्लीट करें, तो ये पॉसिबल हुआ ना। वैसे ही एमबीटी था, मेरे नज़र में था, ये समय से पहले है ना चीज़ों को डिमांड कर रहा, लागू करना चाहता था, जो समय की मांग नहीं थी पर डिमांड वो पूरा करना चाहता था, जब वो सांकेतिक मुद्रा मुद्रा की बात हो या बहुत से ऐसे कार्य उसके द्वारा किए गए थे। इसलिए ज़्यादा पढ़ा लिखाना भी नुकसानदेह होता है। साथ में याद रखिएगा, आगे हम लोग बात करने वाले हैं, यह लेख आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जो भी पुरुष वर्ग है, खासकर वो जो भी पुरुष है ना, वो खास कर तौर पर पढ़िएगा। अब महिलाएं प्लीज है ना, इसको नेगेटिव वे से नहीं लीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो होगा क्या ना, इससे नेगेटिव पॉइंट बहुत झलकेगा महिलाओं के लिए, अब पॉजिटिव पुरुषों के प्रति है ना आपका एक अलग नजरिया बन जाएगा। तस्लीमा नसीम एक जानी मानी लेखिका है, इनके विचार को है ना आप लोग केवल एक नज़रिए से नहीं देखिएगा। हाँ, इनके साथ बहुत सा कंट्रोवर्सी जुड़ा हुआ है, फिर भी आपको मैं एक सजेस्ट देता हूँ, इनको विचारों को है ना समान आधार पर समझिए, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे चीज़ों को समझिएगा। इनके द्वारा क्या बोला गया है कि जब आफ्ताब पूनावाला की घटना हुई और हाल ही में ऐसी घटनाएं घटी जिसमें लड़कियों को काट कर फेंकने की जो प्रवृत्ति बनी है, वो सरधा मामला हो, झारखंड में ऐसे मामला हो या अन्य मामलाएं बहुत से ऐसे थी, 1980-90 के दशक में वैसे मामले थे। तो लोगों, महिला शरीर को जो काटने की प्रवृत्ति है, क्या यह धर्म से संबंधित है? तो यह बिल्कुल इनका मानना है, यह धर्म से संबंधित नहीं है। और बिल्कुल मैं भी पहले कुछ दिन पहले बोलता हूँ तो आप लोगों को लगातार बोलता था, यह धर्म और पंथ से संबंधित ना होकर यह वैचारिक मतों से संबंधित है। और वैचारिक मत क्या है, यही है पितृसत्तात्मक या सब्युलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्चस्व वाला जो सिद्धांत है, वो ज़्यादा कहिए। लोग गुस्सा इस तरह हो जाता है, गुस्से में ऐसे आ जाती है, इस कदर बढ़ जाता है कि सरदा की गला दबा के काट दिया जाता है। साथ ही साथ उसने क्राइम सीजर डिटेक्टर जैसी चीज़ों को देखा था, उसके बाद हत्या के सारे चीज सबूत मिटाने के लिए सब काम किया था। ये सब घटनाएं पहले भी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर उनको याद आता है, एक याद रखिएगा, सुनकर देहरादून के राजेश गुलाटी की याद आ गई उनको। क्यों कि अमेरिका से लौटकर इंजीनियर राजेश की पत्नी अनुपमा की हत्या इसी तरह से उन्होंने कर दी थी। अनुपमा के परिवार के पर्याप्त दहेज नहीं मिलने पर यह नाराज था और उसने अपनी पत्नी का हत्या किया था। ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में मुस्लिम आफ्ताब अपने धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर एक गैर मुस्लिम लड़की से प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरी और अधिकांश मुसलमान आफ्ताब के मुसलमान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? क्योंकि वो जुआ खेलता है, शराब पीता है, लड़कियों गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाता है, समान सेक्स संबंधी सेक्स टॉय का समर्थन करता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो आमतौर पर इसे मुस्लिम की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा। आमतौर पर कट्टर हिंदुत्ववादी मुस्लिम युवकों को लव जिहाद के आरोप लगाते हैं और आरोप मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं और उनकी मंत्रांतरण कराने से शादी कर लेते हैं और लव मंत्रांतरण का जिहाद चलाते हैं। देखिए, यह मैं हमेशा शुरू से बोलता हूँ, यह एक पक्षीय हो सकता है पर संपूर्ण पक्षीय नहीं है। लव जिहाद के कारण देखे जाते हैं पर एकमात्र कारण नहीं है धर्मांतरण का, बहुत सा कारण है, मैं उसको विस्तृत रूप से चर्चा किया हूँ, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। पर ध्यान रखिएगा, सभी यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड है, सभी शब्दों पर ध्यान रखिएगा आप लोग।
और कोई भी एक तरफिया नज़रिया नहीं रखिएगा। आप लोग एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है, तो न्यूट्रल आपका व्यू होना चाहिए। अगर आप हिंदू से है तो कट्टरवादी विचारधारा को नहीं बढ़ावा देना, मुस्लिम है तो कट्टरवादी विचारधारा को बढ़ावा नहीं देना। आपको समाज बेहतर करने के लिए चयन किया जा रहा है, तो आप में क्या होना चाहिए, न्यूट्रल व्यू होना चाहिए किसी भी मामले में। उसको न्यूट्रल के जो समान बौद्धिकता के आधार पर जांच करके चीज़ों को कवर करना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो देखते हैं हिंदू में भी हत्याएं हुई, मुस्लिम वर्ग के द्वारा भी हत्याएं हुई हैं, दोनों जगह हत्याएं हो रही हैं, तो इसके पीछे लॉजिकली कुछ कारण और होगा ना। और मैंने उस दिन बताया भी था आपको, यहाँ पर वर्चस्व का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं हावी होता दिख रहा है, इस पर अन्य चीज़ों का प्रभाव हो रहा है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक मध्य प्रदेश की घटना की चर्चा इनके द्वारा की गई है, जो सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक औजार बना दिया गया। जब समस्याएं राजनीतिक औजार बन जाती है ना, इसी प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। बहुत से असत्य जल्दबाजी में कालीन के नीचे दब जाते हैं और कहीं न कहीं हद। चंद दिन पहले ही मध्य प्रदेश में जबलपुर में एक होटल में अभिजीत पाटीदार नाम का एक व्यक्ति को अपनी प्रेमिका उसके साथ व्यापारिक मित्र के साथ अवैध संबंध होने के आरोप में लगाकर उसकी हत्या कर दी। अब पिछले ही महीने दिल्ली में एक शिक्षक संजय पंडिता अपनी 9 साल की बेटी के सामने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर देती है। और साथ में देखिए यहाँ पर आमतौर पर अपराधी साक्ष्य नष्ट करने के लिए शरीर के टुकड़े करते हैं, और काफ़ी हद तक सही भी है, इसलिए कि साक्ष्य न प्राप्त हो, बृहद रूप से वह नहीं हो, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं करती है। केरल में आयुर्वेद के मसाज कारोबार अपने कारोबारी को बढ़ावा देने की 2 महिलाओं पद्मा और रोजलिन की बलि दे दी, तो उसके 56 टुकड़े कर दिए गए। तो ये भी एक घटना आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसके साथ 1 साल पहले एक फ्रांसीसी नागरिक मधुबंदी पाठक, याद रखिएगा, उसके पति ग्रीस ने टुकड़े टुकड़े कर फ्रीजर में रख दिया। कारण था वो फ्रांस जाना चाहती थी। तो लोगों में हत्याएं का स्वरूप अलग अलग है, हर वर्ग, हर पंथ, हर चीज, हर पेशे के वर्ग लोग कर रहे हैं हत्याएं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कारण क्या हो सकता है, इसे सोचिएगा। पूरे देश में नारी उत्पीड़न और दुष्कर्म हत्या का सिलसिला चल रहा है, और यह बहुत ही शोध का विषय है, इस पर निर्णय लेने का विषय है। क्या हम इसे केवल धार्मिक आधार पर देखेंगे, सामाजिक आधार पर देखेंगे, या किसी विशेष के मनोविज्ञान के संदर्भ में देखेंगे। तो अंततः इसमें समस्याएं किसके साथ हो रही है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, नारी उत्पीड़न हो रहा है, दुष्कर्म के मामले, हत्या का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इससे अच्छा है, इसके साथ साथ क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, कानून का राज, उससे लोगों के प्रति महिलाओं को है ना, उस पर है ना लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, खासकर महिला वर्ग पर, महिला वर्गों को विश्वास कम हो रहा है। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको मैंने बता रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। इन समस्याओं की जड़ में हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि नारी द्वेष है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, जितने भी द्वेष है जो हमारे पास फिल्म दिखाया जाता है उसमें ये चीज़ नहीं है। ना हिंदू मुस्लिम का द्वेष नहीं है, बल्कि नारी द्वेष है, जहरीली मर्दांगनी है, और पितृसत्तात्मक समाज इनके द्वारा माना जाता है। और ये भी देखिए एक पक्षीय नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, यह एक पक्ष हो सकता है, पर यह पूर्णतः सच भी नहीं है कि केवल जहरीली मर्दांगी के संदर्भ में ये देखने को, नारी द्वेष भी देखने को मिला, पितृसत्तात्मक समाज भी देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले से भी मैंने चर्चा किया था, बताया था आप लोगों को, जब भी घटनाएं होती हैं ना, उसके प्रति 2 व्यक्ति जरूर 2 वर्ग जरूर जिम्मेदार होते हैं, एक पुरुष वर्ग, एक महिला वर्ग। अब देखना है कि इस पर हावी कौन हो रहा है, तो हावी पुरुष हो रहा है इंटरमीडिएट ज़्यादा चीज़ों पर। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं के द्वारा है ना जो हिंसाएं की जाती है वो मौन रह जाती है या गौन रह जाती है, वो है ना मीडिया में नहीं आ पाता है। पर पुरुषों का जो है ना, पुरुषों का जो हत्या होता है या पुरुषों के द्वारा किया गया हत्या या इस प्रकार के जो भी आरोप महिलाओं पर किए जा रहे हैं वो मीडिया में आ जाता है, या इस प्रकार के चीज़ों को हम हाइपर करके देखते हैं तो चीज़ें अस्पष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक्स कोई व्यक्ति है, ठीक ना, ना ये महिला है ना पुरुष है, मान के चलिए, हम केवल ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। तो देखिएगा, पुरुष का विचारधारा और महिला का विचारधारा दोनों के प्रति अगर संतुलित है तो इसका जो प्रोडक्टिविटी होगा, अर्थात इसका पालन पोषण या किसी प्रकार से भविष्य में इसका निर्धारण जो होगा लक्ष्य का, वो बेहतर तरीके से होगा। वो एक सभ्य समाज का निर्माण में एक्स जो प्रोडक्ट है
वो काम करेगा। अब मान लीजिए इसी में पुरुष का अधिक चीजें हावी होंगे तो यह पुरुष सत्ता की ओर जाएगा। और मान लीजिए इसमें महिला वर्ग का ज्यादा दबाव ये भाव देखने को मिल जाता है, ज्यादा उस पर प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये मात्र सत्तात्मक की बात करता है। इसको ऐसा लगे केवल नारी है ना हमेशा उत्पीड़ित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके आसार आपको देखने को जरूर मिलते होंगे, ध्यान रखिएगा। महिला उत्पीड़न हुआ है, महिला उत्पीड़न के कारक देखने को मिले हैं, पर इसका एकमात्र यह एग्जाम्पल दे देना कि हाँ केवल यही एक कारण हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है, परे से अलग है। जिस व्यक्ति विशेष पर प्रभाव जिसका अधिक रहता है उसी से आगे का जनरेशन डेवलप होता है। आप ही देखिएगा, एक मैं उदाहरण यहाँ से देता हूँ, आपको समझिएगा। आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है, दो ऑब्जेक्ट है, आप स्वयं देखिएगा, अपने घर परिवार में से देखिएगा, यहीं से डाइवर्सन देखिएगा। एक पिता है ए है और एक माता है बी है, ठीक है। इसके 4 परिवार है सी डी ई एफ है, ठीक ना। अगर ये पिता लड़की को कभी डांटता है, ठीक ना, और लड़की को डांटता नहीं, पिता है बेटे को प्यार करता है, तो आप देखिएगा परिवार में इसकी वर्चस्वता बढ़ते जाएगी धीरे 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 धीरे, और एक समय ऐसा आएगा लगेगा कि घर का खास इंपॉर्टेंट पार्टी है। और ये हर व्यक्ति सी डी ई एफ भी इसी के संदर्भ में काम करने लगता है, इसको ही ज्यादा क्या करेगा, प्रमोट करने लगेगा। जो बी व्यक्ति है अर्थात जो महिला यानी इसकी बेटी जो है, वो कहीं ना कहीं खुद को क्या कहेगी, शोषित समझेगी। और ये बाद में क्या होता है, कुंठा बन जाता है, कुंठा बन जाता है, वो स्वयं को शोषित समझने लगती है। और इसमें देखिए एक व्यक्ति के अधिक प्यार मोहब्बत अधिक प्रभाव देने के कारण ऐसे सभी चीजें डाइवर्ट हो गई। अब इसके विपरीत चले जाइए, अगर यही पुरुष बेटी को ज्यादा तवज्जो देता है तो देखिएगा जिस घर में बेटियों को प्रभाव अधिक मिलता है तो वहाँ बच्चे हैं ना स्वयं को कुपोषित मानेंगे, लड़के को कुपोषित मानेंगे, और पूरा परिवार इसको ना ज्यादा प्रभाव देने लगता है। ऐसे ही महिलाओं के संदर्भ में, महिला अगर बेटे को प्रभाव दे रही है, अधिक अधिक तवज्जो दे रही है, तो बेटियां खुद को कुपोषित नजर आएगी। वो सोचेगी हम शोषित हैं, हम पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम तो ऐसे ही आगे। बहुत से ऐसे आइडियोलॉजी आप लोग आसपास देखते हो, हमें प्यार पापा घर परिवार के लोग प्यार मोहब्बत करते नहीं, तो उसमें कुंठा जन्म लेगी और कुंठा लगातार आपको होगी, और ऐसा लगे कि हमेशा पुरुष है ना महिलाओं पर शोषण करता है। पर ऐसा आइडियोलॉजी डेवलप कौन कर रहा है, परिवार के लोग ही डेवलप कर रहे हैं। कोई समाज है ना डेवलप नहीं करता, यही एक एक परिवार जुड़कर समाज बना है ना, तो ऐसा आइडियोलॉजी समाज में विकसित हो जाता है। अब मान लीजिए यही महिला और पुरुष केवल महिलाओं को प्रमोट करने लगे तो क्या होगा, महिलाएं मजबूत हो जाएंगी और पुरुष कमजोर शोषित होने लगेगा। तो कौन व्यक्ति सबसे पहली जो कड़ी है ना परिवार, वहीं पर शोषण के रूप देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सुधार हम लोगों को कहाँ करना है, परिवार के स्तर पर। आप लोग जो भी आज वीडियो देख रहे हैं अपने घर परिवार में ऐसे आइडियोलॉजी कभी डेवलपमेंट कीजिएगा जहां पर बॉय को और गर्ल को दोनों को दो आधार पर सोचा जाता है। अगर न्यूट्रल रूप से सोचिएगा तो इसका जो परवरिश होगा आने वाले भविष्य एक समानता के आधार पर होगा। नहीं तो किसी एक पार्टी को आप जाने में भी अधिक प्रमोट कर दे रहे हैं ना, तो दूसरे के प्रति नाइंसाफी कर दे रहे, वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, किसी तरह, तो दोनों को क्या करना है, न्यूट्रल तरीके से। तो इस प्रकार की जो समस्याएं है ना आपको समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, पितृसत्तात्मक और इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर चर्चा तो हम लोग करते हैं कि हाँ ये पितृसत्तात्मक समाज है, मात्र फिर इस प्रकार के महिलाओं पर शोषण किया जाता है। कितने लोग इस पर ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहते हैं। दहेज उत्पीड़न आप लोग सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे, इससे कोई तो नहीं होगा ना, सभी लोग दहेज डिमांड करते। कितने व्यक्तियों ने, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र है, एक पुत्र है एक पुत्री है, तो पुत्री में दहेज देता है, तो कितने लोग हैं दहेज नहीं लेते हैं। यही पिता जब अपने पुत्री के लिए दहेज न देना चाहता है और नहीं देना चाहता पर पुत्र के लिए ना दहेज लेना चाहता है, तो दहेज उत्पीड़न समाप्त होगा, कभी नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या होना चाहिए, लॉजिकली हम लोग गलत रास्ते पर है। कहने का अर्थ यह है कि हम किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं ना, तो समस्या के बारे में चर्चा तो करते हैं पर उसके समाधान के लिए विस्तृत धरातल को तैयार नहीं करते। अर्थात जब कोई पिता दहेज की बात करता है ना, तो पुत्री में भी दहेज न दे
और पुत्र में भी दहेज न दे। तो इस प्रकार के जब कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे तो हर में ये डाइवर्ट चेंज होगा ना, तो इस प्रकार से क्या होगा, दहेज जो चीजें हैं लेना देना बंद हो जाएगा। पर क्या होता है, जब दहेज देता है तो कोई ऐसा पिता है तो दहेज लेना चाहता है, या ऐसा कोई परिवार है दहेज लेना चाहता है, देता है तो लेना भी चाहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि केवल हम बातों के आधार पर समस्याओं का सुलझा नहीं सकते, उसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। तो प्रीत सत्तात्मक समाज ही है। तो प्रीत सत्तात्मक समाज क्यों हुआ, ये कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर आधार यही होगा, अरे यही है। ऐसा नहीं कि प्राचीन भारत में जब हम लोग बात करते हैं, हमारे साथ बैठ के सभाओं में बैठती थी ना महिलाएं, तो ऐसा क्या कारण हो गया जो धीरे धीरे उनके विकास में पतन होने लगा, उनका धरातल में कम, आज ऐसी समय आ गए। फिर हम लोग आज़ादी के बाद कुछ चीज़ें उठ रहे हैं, तो ऐसा चीज़ें क्यों हुआ इस दौर फेज में, किसी ने सोचा है? बस आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है, उसके विस्तृत पक्षों पर बात करना, क्या चीज़ें समझ रहा मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं किस आधार पर परिवार के संदर्भ में बातें किया है। पहली कड़ी परिवार है, कड़ी में बेहतर तरीके से नींव डालिए तो चीज़ें स्पष्ट हुई। कुछ डाटा इनके द्वारा दिया गया, इसे याद रखिएगा। देखिए, उत्पीड़न के संदर्भ में कुछ आप लोग को ये काम दे देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक हर 3 में से 1 महिलाएं कहीं कभी न कभी जीवन में प्रताड़ित हुई है, वो शारीरिक हो या यौन शोषण से संबंधित हो किसी रूप से। फिर उसके बाद दुनिया के 15 से 49 वर्ष के लड़के 1/3 यानी 100 में से 27 करीबी लोग शारीरिक ये शोषण किया गया है करीबी लोगों के द्वारा। तो इसके आधार पर यह कहा जाता है ना कि जो लड़कियां हैं ना, आंतरिक रूप से ना प्रताड़ित हो रही है, अर्थात घर में ही प्रताड़ित हो रही किसी परिवार से। इसका विरोध कीजिए आप लोग, और जो भी परिवार के लोग हैं वो क्या करना, इनको सहयोग करना। ऐसा नहीं कि चीज़ें आपको, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 में पूरे विश्व में 81,000 लड़कियां हत्याएं हुई हैं, जिसमें से 47,000 लड़कियां के पतियों प्रेमियों के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, 47,000 उनके पति या प्रेमी जो भी रहे होंगे, प्रेमी पतियां दोनों हत्या की, अर्थात 11 मिनट में एक लड़की की हत्या कर दी गई है। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, और इस प्रकार का असुरक्षित बना देता है। लड़कियों के क्यों मारा जा रहा है, इसका कारण लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के तुच्छ समझने की मानसिकता है। ध्यान रखिएगा, ये कारक हैं, मैं मानता हूँ ये कारक हैं, पर एकमात्र कारक नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। इसके कारण पीछे पूरा परिवार, समाज और सोसाइटी इसके पीछे लगा हुआ सिस्टम के साथ है। जब तक हम परिवार में नहीं कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे तब तक चीज़ें नहीं बनेगी। अभी भी देखिए भ्रूण हत्या है ना, भ्रूण हत्या कॉन्सेप्ट समाप्त किया जा रहा है, भ्रूण की चेक नहीं होता। पर देखिएगा, जब भी कोई परिवार दाम्पत्य जीवन अगर ऐसा रहता है कि वो जाता है चेकअप कराने, तो भ्रूण से चेक कराने के लिए प्रबल जोर देता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें समय के साथ समाप्त होगी। अब हम लोग बहुत से पहले जो स्थितियाँ हुआ करती थी, वो स्थितियों से उभर कर ऊपर आए हैं, और धीरे 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 और भी स्तर को हम जाएंगे, बेहतर होंगे। तो ऐसे देखिए, जो चीज़ें पहले हुआ करती थी, इस ग्राफ को याद रखिएगा, जो पहले हुआ करती थी उसको समाप्ति के लिए कम समय लगता है। मान लीजिए इसमें महिलाओं का उच्च स्थान हुआ करता था ना, महिलाएं सभा में रहती थी, महिलाओं को सम्मान से देखा जाता था, उनको प्रणेता के रूप में देखा जाता था प्राचीन काल में। तो जब इनका किसी चीज़ का है ना आपको नेगेटिविटी जल्दी गिरता है, अर्थात इसका जो विकास है जल्दी गिरा, पर जब इसका विकास होना ना समय लगेगा, क्योंकि इस पर बहुत सी कुरीतियां की परतें जमी हुई, धीरे धीरे वो उतरेगा। तो यह आपको धीरे धीरे समाप्त होगा। इसलिए इस ग्राफ को याद रखिएगा कि इसका पतन जल्दी होता है पर विकास बहुत समय, अर्थात आप लोग सुनते होंगे ना, विनाश तो आसान है पर निर्माण बहुत कठिन कार्य है। तो देखिएगा, निर्माण होने में समय लगेगा, इसलिए वेट एंड वॉच। अभी इतनी जल्दी हम किसी राय पर नहीं आ जाए, और जो भी चीज़ें न्यूट्रल व्यू से आप आकलन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट अब बात करने लायक है भी नहीं चीज़ें। गूगल देखिए 100 भाषाओं का आप लोग को करने वाला है। आपको क्या करेगा, गूगल प्लेटफॉर्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है मॉडल पर काम कर रहा है गूगल, और जो सुंदर पिचई है गूगल इंडिया के कार्यक्रम में बोलते हुए ये बात बोली है कि जल्द ही आपको इस पर काम हो रहा है, जिसमें हम लोग क्या है, लगभग गूगल ने जुलाई 2020 में क्या किया था, $10 अरब निवेश की बात की थी, डिजिटाइजेशन फंड की बात की थी, इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की। उस पर काम चल रहा है 75,000 करोड़ पे। इसको आंकड़े को याद रखना है, डिजिटल भविष्य निर्माण के लिए बात किए गए इनके द्वारा। तो ये सब चीज़ें अपडेट रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
ये सब आंकड़े आपको याद रखना। आज नेक्स्ट अब बात नहीं होगी, अब समाप्त हो चुका है, सब एनालिसिस हो चुका है। कल फिर एक नए न्यूज़ के साथ हम शामिल होते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, और ऐप पर जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ लीजिए आप लोग। और जो भी आपको प्रश्न पूछा गया है वो आपको ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पर, आपसे टेलीग्राम कर रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।